जी बच्चों, देखिए आज हमारा टॉपिक शुरू होता है लायबिलिटी से। लास्ट क्लास में हमने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर ली थी और अब आने वाली और डिक्शनरी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो लायबिलिटीज का मतलब होता है, लायबिलिटीज बना है लायबिल से। बोलो, लायबिलिटीज बना है लायबिल से। और लायबिल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। लायबिल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबल बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि आप दीदी, ठीक है ना, आप ये मान लो कि अबे यार हो गया ना नलायक। आप ये मान लो, बदतमीज ये, आप ये मान लो, आप ये मान लो कि जो आपकी लायबिलिटी है, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वही आपकी लायबिलिटीज है। आया समझ नहीं आया? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही आपकी लायबिलिटीज है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? आया समझ में नहीं आया? अब जैसे बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें पढ़ाना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपनी मम्मी पापा का कहना मानना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुबह उठ के स्कूल जल्दी जाना। है या नहीं है? ठीक है, या फिर अपने होमवर्क को पूरा करना। क्लियर नहीं है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने घर का ख्याल रखना या अपने घर की नीड्स को पूरा करना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या है, ये नहीं बोलते थे कि मैं लायबल हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैं लायबल हूँ अपने बच्चे की फीस भरने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? ये भाई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती हैं। बट क्योंकि हम खाली किसकी बात करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लायबिलिटी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है। लायबिलिटीज को हम बोल देते हैं ड्यूज। क्या बोल देते हैं मेरे बेटा? ड्यूज। दीदी हिंदी में हम इसे कहते हैं एक तरीके से उधारी। क्या कहते थे? उधारी। यानी कि जो हमारी उधारियां हैं वही हमारी लायबिलिटीज है। आया सही में नहीं आया? जो हमारी उधारियां हैं वही हमारी लायबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो, मैं एग्जाम्पल समझो कि मैंने यहाँ पे अभी बिजली यूज कर ली, बट मैंने बिजली का बिल अभी तक पे करा नहीं है, तो ये मेरी लायबिलिटीज है। हाँ, है ना? मैंने काम वाली आंटी से काम करवा लिया लेकिन उन्हें तक अभी उन तक पे करा नहीं है, मेरी लायबिलिटीज है। तुमने मुझसे पढ़ाई कर रही लेकिन तुमने मुझे अभी तक फीस पे करी नहीं है, ये तुम्हारी लायबिलिटीज है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है बट अभी तक पे करा नहीं है, ये मेरी लायबिलिटीज है। ये थोड़ा पे कर दे, थोड़ा पे करना बाकी, जो पे करना बाकी है वही मेरी लायबिलिटीज है। आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि उस हम बोलेंगे हमारी उधारी, हमारी लायबिलिटी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब मेरे बेटा, लायबिलिटी दो तरीके की होती है। जोर से बोलो, कितने तरह की होती है? दो। दीदी एक होती है, जोर से बोलो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जोर से बोलो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है, इसे आप कह सकते हो, ठीक है, नॉन, बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। मेरी बात क्लियर हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है नहीं है? दीदी पता क्या है लॉन्ग टर्म का? मैंने मीनिंग क्या बताया था? मोर देन 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ? मोर देन 12 मंथ। बता, सबको याद है? बहुत बढ़िया। तो यानी कि वो लायबिलिटी जिन्हें हम पे करने में 12 महीने से ज्यादा समय लेंगे वो कहलाएंगे हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ है ना? दोज लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज which takes more than 12 month for डिस्चार्ज, मतलब जो खत्म होने में 12 महीने से ज्यादा समय ले लेंगी। मोर देन 12 मंथ। आया सही में नहीं आया? दीदी सर इसका एग्जांपल दे दो ना प्लीज। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक से लिया गया लोन। क्लियर ही नहीं है? अब जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, हाँ है ना, मान के चलो 5 साल के लिए। क्लियर ही नहीं है? तो वो क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि उसे मैं पे करने में कितना समय लूंगा? 5 साल लूंगा। आपने मान के चलो स्कूटी खरीदी, ईएमआई पे खरीदी, हाँ है ना, और कितने साल की ईएमआई? 3 साल की ईएमआई लगा दी, तो मोर देन 12 मंथ है ना, तो क्या कहलाएगी तुम्हारी? लॉन्ग करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। चलो नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2, लॉन्ग का उल्टा क्या होता है? शॉर्ट। तो दीदी क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बोलो क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्लियर ही नहीं है? भैया इसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, इसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी?
जैसे याद है मैंने तुम्हें सिखाया था करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, ऐसी नॉन करंट मतलब करंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब ये कौन सी लायबिलिटी होगी? अब तो तुम्हें डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट टर्म वाला क्या हो गया? दोस लायबिलिटीज विच टेक्स या दोस लायबिलिटी विच आर, हाँ, विच आर पेड ऑफ, विच आर पेड ऑफ, जिन्हें हम पे कर देते हैं विद इन, बोलो विद इन, बहुत बढ़िया, विद इन 12 मंथ, जिन्हें 12 महीनों में खत्म कर देंगे और उनको उनकी औकात दिखा देंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स। क्लियर ही नहीं? ये छोटे मोटे खर्चे भी कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये मैंने लिख दिया है। हालांकि आउटस्टैंडिंग वर्ड के बारे में तुम्हें आगे भविष्य में बताऊंगा। जैसे मैंने बिजली का बिल बोला था, तो बिजली का बिल क्या मैं सालों में, कई सालों में पे करूंगा? बिजली कट जाएगी, तो भी कुछ मतलब कुछ दिनों की अगर उधारी पेंडिंग रहेगा तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के रहेगा, सालों साल की तो उधारी नहीं रहेगी ना। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो चुटर पुटर खर्चे होते हैं, जैसे काम वाली आंटी की सैलरी पे नहीं करी, सबकी सैलरी पे नहीं करी, बुलाए रहे, बिजली का बिल पे नहीं करा, बट उसे हम बहुत ही जल्दी पे कर देते हैं, महीना 2 महीना पे कर देते हैं। आया सही भी नहीं आया? क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है ही नहीं है? जिनसे पैसे लेने हैं डेटर, जिनको पैसे देने हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होती है? मेरी लायबिलिटी। क्रेडिटर कैसे पैदा होते हैं? वो लोग जिनसे मैंने सामान तो खरीद लिया है, गुड्स तो खरीद लिए है, बट अभी तक पैसा दिया नहीं है, मुझे अभी उन्हें पैसे देने बाकी हैं, तो मेरे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। आया समझ में नहीं आया? मुझे पैसा देना बाकी है, तो भैया ये वो लायबिलिटीज होती है जिन्हें मैं 12 महीनों के अंदर पे कर देता हूँ। सर अगर पे ना करे तो भैया ऑब्वियस बात है, अगर तुम पे नहीं करोगे तो उन लोगों से सामान और खरीद नहीं पाओगे, और जब खरीद ही नहीं पाओगे तो बेचोगे क्या? ये बात ही नहीं है? तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, डेटर से पैसा लेना जितना जल्दी जरूरी है, क्रेडिटर को भी पैसा देना जरूरी है। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन चलो एक बात और बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है? एक बात और बताता हूँ, ठीक है? इधर देखना जरा, देखो, मान लो, जैसे मान लो कि प्रागुन ने एक स्कूटी खरीदी, किस्तों पे खरीदी, ठीक है? प्रागुन ने एक स्कूटी खरीदी किस्तों पे, उन्हें किस्तें बना दी 3 साल की, मतलब 12 12 12 कितने महीनों? 12 36 महीनों की किस्तें बन गई। देखो ये 1 साल, इसके अंदर 12 इंस्टॉलमेंट आ रही होंगी, फिर ये दूसरा साल, इसके अंदर भी कितने आ रही होंगी? 1200, और ये होगी तीसरा साल, यहाँ पे भी कितने आ रही होंगी? बोलो हाँ या ना? तो पता है, ये देखो, ये यानी कि यहाँ पर ये जो 12 महीनों में तो किस्तें पे कर देगा, और मान लो यहाँ पर प्रागुन खड़ा है, ये प्रागुन है, लंबा सा लड़का, समझ गए? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, बात क्लियर होगी नहीं? ये प्रागुन है। आया समझ में नहीं आया? तो बताए प्रागुन, तू ये यहाँ पर 12 इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना इस वाली ईयर में, तो पता क्या है मेरे बेटा प्रागुन, ये तेरे लिए पता क्या है? करंट लायबिलिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि कुछ लायबिलिटी तो 12 महीने में पे कर देगा। लेकिन लाला जी, ओ लाला जी, ओ लाला जी, ये जो दो ये वाली लायबिलिटी है, ये तू 12 महीने के बाद पे करेगा, तो मेरे बेटा ये दोनों क्या कहलाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटी। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ ये ना? तो भैया यहाँ क्योंकि प्रागुन वहां खड़ा हुआ है, तो क्या ये क्या, जब प्रागुन वहां खड़ा हुआ है तो ये वाली लायबिलिटी 12 महीने में खत्म हो जाएगी, वो शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी है। ये 12 महीने के बाद खत्म होगी, ये लॉन्ग टर्म है। आया समझ में नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे टीचर तुमसे पूछ सकता है। लेकिन सर समय तो गुजरेगा, प्रागुन यहाँ से यहाँ पर भी खड़ा हो जाएगा, इसका क्या, इसे तो खड़ा होना है। बोलो हाँ ये ना? जब प्रागुन यहाँ पे खड़ा होगा तो बताओ ये क्या बन जाएगी? ये हरी पटिया बन जाएगी। बोलो हाँ ये ना? तो ये नॉन करंट लायबिलिटी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? करंट। आया समझ में नहीं आया? आए ना? तो मैं समझाने के चारों राशि दी कि जैसे जैसे समय निकलेगा, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म में तब्दील हो जाती है, जब वो करीब 12 महीनों के अंदर आ जाती है। आया समझ में नहीं आया? तो ये क्या कहलाएगी? करंट, और ये रहेगी तुम्हारी पीली पटिया। क्या रहेगी? पीली पटिया। तो प्रागुन इसे क्या बोलेगा? नॉन करंट। आया समझ में नहीं आया? सर लेकिन समय तो गुजरेगा, प्रागुन तो यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है, इसका क्या है? इसे तो खड़ा होना है, यही नहीं है? तो जब प्रागुन यहाँ खड़ा होगा तब ये क्या बन जाएगी? हरी पटिया बन जाएगी। आया समझ में नहीं आया?
तब ये क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी भी नॉन करंट लायबिलिटी में, बोलो किसी भी नॉन करंट लायबिलिटी में या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, किसी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, किसी भी ये खत्म होने में अगर 12 महीने बचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती, क्या बन जाती है, शॉर्ट टर्म। याद हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आया समझ में नहीं आया, क्या बात है, परफेक्ट। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब आता है एक्सपेंडिचर। किसकी बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बताइए, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बताओ एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या कहते हैं, खर्चे। क्या कहते हैं, खर्चे। ठीक है, एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं खर्चे। ठीक है ना, खर्चे। अब बताइए, किसी भी धंधे में इनकम पहले आती है या एक्सपेंस पहले आते हैं। हाँ जी, खर्चे। क्लियर नहीं है, एक्सपेंस के बाद। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े ना बढ़े, बढ़े। एक्सपेंस पहले आते हैं, ठीक है ना, इनकम पहले नहीं आती। वही वाली बात है मेरे बेटा जी, अगर मुझे गाड़ी चलाकर पैसे कमाने हैं तो मुझे पहले गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, हाँ या ना, तब जाके वो गाड़ी मुझे पैसा कमा के देगी। मतलब पहले हाथी खरीदना पड़ेगा, फिर हाथी पैसे कमाएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। तो किसी भी धंधे के अंदर क्या होना चाहिए, खर्चे पहले होते हैं, और खर्चे सही दिशा में होने चाहिए, तभी धंधा भी सही दिशा में जाता है। आया समझ में नहीं आया, ये खर्चे कहलाते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई, ये एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस की स्पेंडिंग्स। अब पता क्या है, खर्चे जो होते हैं मेरे बच्चे, वो दो तरीके के होते हैं। राशि दीदी, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। बोलो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक और दो, एक और दो। पता है राशि दीदी, एक खर्चा होता है रेवेन्यू खर्चे, जोड़ दो बोलो। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जोड़ दो बोलो, क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंसेस। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंसेस, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। क्लियर ही नहीं है। पता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। राशि दीदी, कौन से नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। और सौम्य दीदी, ये कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग नेचर। ये रिकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर। आया समझ में नहीं आया, जो बार बार होंगे, जो कभी कभार होंगे। मतलब ये बार बार, बार बार, बार बार नहीं, अगेन एंड अगेन, हाँ है ना, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं, कभी। ये मतलब एक तरीके से मतलब क्या है, ये रेगुलर नहीं होते। एक बार हो गया फिर एक लंबे समय की छुट्टी हो जाती है, एक बार हो गया फिर एक लंबे समय की छुट्टी हो जाती है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, हाँ ये ना। पता है क्या होते हैं ये एक्सपेंस, कौन से होते हैं, हेल्प, बोलो हेल्प टू, हेल्प टू मेंटेन, बोलो हेल्प टू मेंटेन एक्सपेंस, सॉरी, हेल्प टू मेंटेन रेवेन्यू, हेल्प टू मेंटेन रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम कह सकते हैं एक तरीके से इनकम, क्या कह सकते हैं, इनकम। ये हमारी इनकम को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। ये कौन से खर्चे होते हैं, बोलो हेल्प टू इंक्रीज रेवेन्यू, हेल्प टू इंक्रीज रेवेन्यू। ये हमारी रेवेन्यू को, यानी कि हमारी इनकम को बढ़ाने में मदद करता है, बोलो हाँ या ना। यानी कि दीदी यह शब्द क्या है, ये करता है मेंटेन और ये क्या करता है, इंक्रीज। ऐसे में नहीं आया, ये हमारे खिलाफ है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। चलो अब मैं थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में, लिखना वाली बात मैं लिख दी। जो बार बार होगा वो रिकरिंग, जो कभी कभार होगा वो नॉन रिकरिंग। पहले मैं तुम्हारे घर का एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो मैं तुम कैसे आती हो, घर से पैदल, पैदल पैदल, नो टेम्पू, कहाँ से आती हो तुम तो वहां रहती हो ना, मॉडल टाउन। सही है यार, तभी पतली है ये, ठीक है। मैं भी जाऊंगा नंदराम तक पैदल पढ़ाने के लिए। तू होगा मोटा, तू कह रहा मोटा, कह रहे एक दिन में कम हो जाओगे। चलो चलो, एकदम पैदल आती है, ठीक है ना। चलो
ठीक है। अब मान के चलो दीदी तुम्हारी मम्मी ने बोला मेरी सोनी सोनी बिटिया, हाँ है ना, धूप में काली ना पड़ जाए, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, तू ना एक काम कर, तू जो है स्कूटी से चली जाएगा। तो तुम्हारी मम्मी ने स्कूटी दिलवा दी तुमको। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, स्कूटी कौन सा खर्चा है, ठीक है ना, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। ऐसा तो नहीं होगा ना तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आज स्कूटी दिलाई, बेटा देखो आज हो गई ना, अब नहीं आएगी, देखो एक दिन पुरानी, बिल्कुल नहीं बैठना, ठीक है ना, परसों को नहीं आएगी। कैसा होगा कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आएगी? नहीं, एक बार दिलवा दी और एक लंबे समय की छुट्टी आएगी ना, 10-12 साल की छुट्टी होगी। उसके बाद ऐसा भी नहीं होगा कि ये स्कूटी ये भी चलाएगी, हाँ, या इसका पति भी चलाएगा, इसके बच्चे भी चलाएंगे, इसके पोता पोती भी चलाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। एक बार खरीद ली बस, अब जीवन भर यही चलना है, ये तो नहीं। एक समय के बाद स्कूटी बदली भी जाएगी। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कभी कभार, मतलब एक बार खरीद ली और एक लंबे समय की छुट्टी हो गई। दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे तुम्हारे घर में क्या है, स्कूटी, कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हाँ है ना, तो ये खर्चे कौन से कहलाएंगे तुम्हारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग खर्चे कहलाएंगे। लेकिन दीदी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? रिकरिंग नेचर वाले खर्चे, मतलब बार बार होने वाले खर्चे। अब ठीक है ना, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक बार एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज मान के चलो, बता राशि तेरे को राजमा चावल पसंद है? माय फेवरेट, ठीक है, कढ़ी चावल, ओ माय गॉड, ठीक है। अब मान लेते तेरे घर में ना कढ़ी चावल बने हैं, किसके घर में? अरे यार, हाँ, अब मान लो राशि के घर में कढ़ी चावल बने हैं, हाँ ये ना, बोले राशन वगैरह आया होगा इसके घर में, कढ़ी चावल बन गए। राशि को पता था अब मैं ना घर जाऊंगी, अभी अकाउंट की क्लास के बाद कढ़ी चावल खाऊंगी जम के, हाँ ये ना, ठीक है। अब राशि गई, थाली भर के इसने कढ़ी चावल खाए हाथों से, स्वाद ले लेगी, क्लियर है ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। अब इसे ऐसे कढ़ी चावल खाई, बोला हाँ, अब हो गई जीवन भर की छुट्टी, ठीक है ना। अब मैंने कढ़ी चावल यहाँ स्टोर कर लिया अपने गले में, धीरे धीरे स्वाद लेते रहूंगी जीवन भर। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, इंसान का बच्चा है, ऊंट का बच्चा नहीं है ये जो पानी स्टोर कर लेगा 30 दिन का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे घर में जो राशन, दाना, पानी खर्चा आता है, या तुम्हारे मोबाइल रिचार्ज होते हैं, बार बार होते हैं ना, क्लियर ही नहीं है? बिजली का बिल बार बार आता है ना, मोबाइल का रिचार्ज बार बार आता है ना, घर में राशन सब्जियां बार बार आती है ना, वो सब क्या है तुम्हारे घर की? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। आया समझ में नहीं आया? तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना अपने घरों में कि मेरे घर में रेवेन्यू कौन सा एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस कौन सा, कभी कभार होने वाला खर्चा कौन सा और बार बार होने वाला खर्चा। ये तो तुम्हारे घर का एग्जाम्पल हो गया। चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक कॉर्पोरेट की, कंपनी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम जैसे कोचिंग में आए हो, क्लियर ही नहीं है, तो मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या नजर आ रहा है? बताओ। एसी बार बार तो नहीं खरीदते, है ना, फर्नीचर, है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैमरा, माइक, पैनल, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने एक बार खर्चा कर दिया, हाँ है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। आया सच में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? सपोज मान के चलो मैं ये सोच रहा हूँ यार मैं ना ओला के अंदर गाड़ी लगा देता हूँ, एक ड्राइवर लूंगा, एक ओला लूंगा, और ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और मुझे पैसा कमा के देगा। सही बात है ये नहीं है? तो भैया ओला के अंदर गाड़ी लगाने के लिए ड्राइवर चाहिए, गाड़ी चाहिए? पहले तो गाड़ी चाहिए, बोलो है ना, वो बात की बात है, ड्राइवर, हाँ है ना। तो गाड़ी तो एक ही बार खरीदूंगा ना, तो वो क्या मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ है ना, क्लियर ही नहीं है? लेकिन मेरे बेटे देखो, अब लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार पेट्रोल भरवाए जीवन भर की छुट्टी, गाड़ी चलेगी, पेट्रोल खर्च होगा, फिर दोबारा फिल करा जाएगा पेट्रोल। तो वो क्या है? पेट्रोल, वो रेवेन्यू खर्चा है, बार बार होने वाला खर्चा है। जैसे इस वाली कोचिंग में बार बार होने वाला खर्चा कौन सा है? बिजली का बिल बार बार पे करना पड़ेगा, काम वाली आंटी का पैसा हो सकता है अगर रेंट पे करते हो वहां का, बोलो हाँ ये ना, ये पानी का खर्चा जो भी छुटर पुटर होता रहता है, ये सब क्या है? ये स्टाफ की सैलरी, वो क्या है? रेवेन्यू खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ही नहीं? चलिए ये वाली क्लियर हो गई, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, डन। अब बात करते हैं ये खर्चा क्या करता है? हमारी इनकम को मेंटेन करता है। बोलो हाँ ये ना। मुझे बताओ, अगर बत्ती लाइट ना हो तो एसी नहीं चलेगा, पैनल नहीं चलेगा, हाँ या ना, पंखे नहीं चलेंगे, गर्मी लगेगी, अंधेरा हो जाएगा, पढ़ा पाऊंगा? आओ बेटा एक इतिहास रचे, जलाओ अपनी टॉर्च, उसमें पढ़ेंगे और बताना फिर अपने बच्चों को कि हमने टॉर्च में पढ़ाई करी है, क्योंकि हमारे मास्टर में पैसे नहीं थे। क्लियर है नहीं है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो हेल्प टू मेंटेन मतलब
मुझे ऑब्वियस बात है, अगर पढ़ाकर कमाना है तो मुझे साफ सफाई करवानी पड़ेगी, मुझे बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, है ना। और अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ चीज खराब हो गई है, मान लो इलेक्ट्रिकल बटन खराब हो गए, लाइट ट्यूबलाइट पंखा खराब हो गया, तो रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। और ये बार बार होता ही रहता है, जैसे तुम्हारे घरों में भी होता है रिपेयर मेंटेनेंस। ये क्या है, ये वो खर्चे हैं जो मेरी इनकम को कमाने के लिए जरूरी है। अगर इनकम कमानी है तो ये जरूरी है। अगर मान के चलो गाड़ी चलाकर पैसा कमाना है, ओला के अंदर पैसा कमाना है, तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। जब भी हम किसी को लेके जाएंगे पिक एंड ड्रॉप करेंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, गाड़ी खर्च नहीं होगी, पेट्रोल खर्च होगा। आया समझ में नहीं आया? तो क्या है हमारा रेवेन्यू, मतलब हैव टू मेंटेन रेवेन्यू, ये हमारी इनकम के साथ चलता है, इनकम को मेंटेन करता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों कहते हैं पता है? रेवेन्यू का मतलब क्या है? आमदनी। तो रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब ही ये होता है कि रेवेन्यू के साथ साथ चलेगा, रेवेन्यू के साथ साथ चलेगा, रेवेन्यू के साथ साथ चलेगा। क्लियर है नहीं है? ओंधा गिर जाता है बेटा, इसे देखना पड़ता है। मतलब वो खर्चे जो रेवेन्यू के साथ साथ चलेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, जो तुम्हारे रेवेन्यू के साथ साथ चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जोर से बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर है ये नहीं है? मतलब वही वाली बात है कि रेवेन्यू के साथ चलेगा, रेवेन्यू को मेंटेन करेगा, आमदनी को मेंटेन करेगा, इसके बिना आमदनी हो नहीं सकती। बोलो हाँ या ना, बढ़िया। अब आते कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो तुम्हारे रेवेन्यू को पैदा करता है। बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसी है, पैनल है, लैपटॉप डेस्कटॉप है, फर्नीचर है, इनकी वजह से ये वो खर्चे हैं जो मुझे सर्विस देने में हेल्प कर रहे हैं, हाँ ना। मतलब मेरा रेवेन्यू पैदा कर रहे हैं। अब एग्जांपल समझते हैं, मैं छोटे से एग्जांपल से कहानी खत्म कर दूंगा। मान के चलो ओला के अंदर भी एक गाड़ी लगी हुई थी, मैं एक गाड़ी से पैसे कमा रहा था। अगर मैं 2 गाड़ी लगा दूं तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अब 2 गाड़ी लगेंगी। बोलो हाँ या ना। तो क्या हो गया? जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, हाँ या ना। 3 गाड़ी रेवेन्यू इंक्रीज। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है? तो जितने हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल कर रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना। ऑल डन? बोलो हाँ या ना। एक्सपेंडिचर आया मेरे बच्चे समझ में? चलो एक बात और बोलता हूँ, चलो एक बात और बोल देता हूँ। कई बार ना ये शब्द बड़े कीमती होते हैं। अगर शब्द यूज करा जाता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है? और एक शब्द यूज होता है एक्सपेंस। एक शब्द होता है मेरे बेटे जी क्या? एक्सपेंस। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्सपेंस। क्लियर ही नहीं है? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। बात क्लियर हो गई? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, मेरी बात क्लियर हो गई? अब देखिए एक्सपेंस का अगर कोई बोलता है ना, जैसे कोई बोलेगा सैलरी, सर इसको सैलरी को क्या मानना है? तो अगर मान लो कोई मतलब प्रोफेशनल, कोई सीए, कोई अकाउंटेंट ऐसा बोलता है कि सर इसे एक्सपेंस ट्रीट करो, जैसे वो बोलते हैं ना एक्सपेंस ट्रीट करो, अच्छा अच्छा समझ गया, इनके रेवेन्यू मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंस मानना है। और जैसे कोई बोलेगा सर सर ये लैंड खरीदी है हमने, ये कौन सा खर्चा हो गया, तो वो बोलेगा इसे एक्सपेंडिचर ट्रीट करो। अच्छा एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, यानी कि वो बोल रहा है क्या? तो यानी कि मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्सपेंडिचर वर्ड कैपिटल के लिए यूज होता है और एक्सपेंस वर्ड रेवेन्यू के लिए यूज होता है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? आओ इसके एग्जाम्पल लिख ले मेरे बच्चे। एग्जाम्पल जैसे कि स्टाफ को सैलरी पे करना, सैलरी पेड, या सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, है ना। पेट्रोल एक्सपेंस, टैक्स भी ले सकते हो। पेट्रोल जैसे मैंने बोला पेट्रोल एक्सपेंस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बोलो लैंड एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। और क्या हो सकता है? प्लांट, मशीनरी, एसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ईटीसी। समझ गए ना? सर ये तो आपने ना एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट वाले ही लिख दिए, जो आपने हमें फिक्स एसेट पढ़ाया था, है ही नहीं है? तो बेटा
जो फिक्स एसेट होती है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। आया समझ में नहीं आया बोलो। हो गई मेरी बात सारी डाइजेस्ट, सारी बात डाइजेस्ट हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम बात करते हैं, ये कौन सा टॉपिक था पता नहीं कौन सा था, जो भी था एक्सटेक करके लिखे जा रहा हूँ मैं। अब एक टॉपिक आता है हमारा रिसीट्स। क्या टॉपिक है बेटा जी हमारा? रिसीट्स। क्लियर ही नहीं है, बोलो आइए ना। अभी रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स ऑर्डर, ठीक है। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स का मतलब होता है एक तरीके से आप इसे कहते हैं, बोलो इनफ्लो, बोलो इनफ्लो, फ्लू नहीं, इनफ्लो क्या है बेटा, बोलो क्या है? आगमन ऑफ कैश, मतलब कैश का आना, पैसे का आना। तो पता है राशि दीदी, पैसे दो तरीके के आते हैं हमारे पास। एक आता है बोलो रेवेन्यू रिसीट्स, दीदी बोलो फटाफट से कौन सा? रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा एक आता है तुम्हारा कौन सा? कैपिटल रिसीट्स, जोड़ दो बोलो कैपिटल रिसीट्स। एक आता है रेवेन्यू रिसीट्स और एक आता है कैपिटल रिसीट। पता है रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है? मतलब वो रिसीट जो बार बार होगी, मतलब वो पैसा जो बार बार आएगा। दीदी यहाँ पे क्या लिख दूँ सौम्य दीदी? रिकरिंग। हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मतलब वो पैसा जो बार बार आएगा। मुझे बताओ क्या मैं स्टूडेंट एक ही बार पढ़ाता हूँ? नहीं, बार बार पढ़ाता हूँ, बार बार पैसा लेता हूँ। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम मान के चलो तुम 11वीं में आए हो मेरे पास पढ़ने के लिए, तुमने 11वीं में फीस दे दी, 11वीं में अच्छे नंबर लेके तुम पास हो गए, अच्छा तुम 12th में आओगे तो समझ दे तुम ऐसा दोगे, हाँ मास्टर, तुम ऐसा तो नहीं कहोगी ना, हाँ मास्टर चल पढ़ा, अब तू पढ़ा। मैंने कहा फीस दे दी थी ना 11th में, अब पढ़ा, ऐसा होगा? नहीं होगा। मैं कहूँगा बेटा वो तो 11वीं की थी ना, मैंने आपको 11वीं की सर्विस दी, 11वीं का पैसा आ गया, 12वीं दूंगा 12वीं के अंदर पैसा आएगा। सही बात ये नहीं है? ठीक है, हर साल पढ़ा दो, हर साल पैसा आता है बार बार। तुम्हारे पिताजी मम्मी पापा एक बार तो नहीं कमाते ना, बार बार कमाते हैं ना, तो क्या है? रिकरिंग रेवेन्यू, रिकरिंग रिसीट है, बार बार आने वाला पैसा है। आया समझ में? जो लगातार घर में हर हफ्ते हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि अगर आज ही मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, तो आज भी कुछ ना कुछ मैंने कमाया है, पैसा आता रहेगा बाद में। आया समझ में नहीं आया? लेकिन मेरे बेटा कैपिटल एसेट कौन सी होती है, बोलो बराबर दे? नॉन रिकरिंग नेचर की। हाँ, क्या बोला बेटा मैंने? कभी कभार, मतलब वो पैसा जो कभी कभार आता है, बार बार नहीं आता। क्लियर नहीं है सर? इसका एग्जांपल देके बताओ। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे कि सेल ऑफ लैंड। मान लो तुम्हारे पिताजी की कोई जमीन थी, आपने बेच दी, बेचकर पैसा आएगा ना, जमीन बेचकर। तो मुझे बता पापा रोज जमीन बेचा है? बेच दे, पड़ोसी की बेच दे, तो तुम्हारी थोड़ी ना है। क्लियर नहीं है? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अपनी जमीन थी बेच दी, और ऑब्वियस बात है जमीन सबके पास लिमिटेड होती है, नॉर्मली बात देखा जाए तो आए ना। सर मारे पे ना है, हम पे तो गाँव है पूरा। तो भैया जमीन की बात है, जमीन की बात करें तो कभी कभार जमीन बेचेंगे, पैसा भी कभी कभार आएगा, इसे बोलेंगे सेल ऑफ लैंड, मतलब कभी कभार आने वाला पैसा। और बताओ तो क्या है? टेकिंग लोन, बोलो टेकिंग फ्रॉम बैंक से लोन। रोज लोन लेते हैं बैंक से हम? नहीं, कभी कभार लेते हैं, तो कभी कभार आने वाला पैसा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे बच्चे ये वाला पैसा कौन सा हो गया? लाइक सैलरी, अगर हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी रिसिप्ट, सैलरी मिल रही है, रेंट मिल रहा है, कैश में हम सामान बेच रहे हैं, कैश सेल, तो गुड्स बेच रहे हैं, तो कैश सेल का मतलब गुड्स बेचना, जिसका हम व्यापार करते हैं, तो पैसा आ रहा है हमारे पास, तो बार बार आएगा पैसा। अगर हम सैलरी कमाते हैं तो बार बार आएगा। अगर हमारे पास हमें किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ा रही है तो किराया बार बार आएगा। तो वो सब क्या है? सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। आया सही में नहीं आया? तो बार बार आने वाला पैसा। क्लियर होगी मेरी बात? छोटा सा टॉपिक था। अच्छा मैंने एक चीज भूल गया मैं यहाँ पर बताना, क्या? ठीक है ना, एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में ना एक एक्सपेंडिचर और होता है जो मैंने लास्ट टाइम एसेट के बारे में बताना था। आ जाओ इधर देखो,
एक खर्चा और होता है जिसे बोलते हैं, बोलो डेफर्ड, जोर से बोलो डेफर्ड रेवेन्यू, जोर से बोलो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो डेफर्ड रेवेन्यू। देखो यहाँ पे ना जो पहला वाला शब्द है ये, इसे इग्नोर मारो फिलहाल। बाद में क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि ये दिखने में ये खर्चे ऐसे होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, दिखने में खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, जो मेरी इनकम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जो हमारी इनकम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाने वाले हैं। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई, नहीं हो गई? जोर से बोलो हाँ या ना। जो हमारी इनकम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लेकिन पता है डेफर्ड वर्ड आ गया दीदी यहाँ पर, तो दीदी इसे बोलते हैं, बोलो डेफर्ड का मतलब होता है, बोलो कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, मुझसे बोलो कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, यानी कि वो खर्चे या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिन्हें हम भविष्य में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो थोड़ा एग्जांपल देके डाइजेस्ट करवाओ ये वाली बात, थोड़ा पेट में गुलगुली हो रही है हमारी, ठीक है? आ जाओ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बताइए, मुझे बताइए फटाफट, तो मैंने दो बातें बतानी पड़ेगी तभी मैं उस एग्जाम्पल का सिलेक्शन करूंगा। मुझे बताओ आईपीएल में पसंदीदा टीम कौन सी है तुम्हारी? मतलब सीएसके हो गया, चेन्नई सुपर किंग, तेरी भी वही है, ठीक है। उसका मालिक कौन है? तो एग्जाम्पल हटाओ, मुझे पता भी नहीं मेरे मालिक कौन है। दूसरी टीम बताओ। शाहरुख खान की टीम है? ये नहीं है, कोलकाता नाइट राइडर केकेआर है, शाहरुख खान की टीम है, ठीक है। तो सर्च कर लेते हैं ना। ए, ए, कीड़ा मोड़ा समझ, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो? चीता ही कहता है। शाहरुख खान ही। नहीं, द ऑनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल टीम इन दोनों बची रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अच्छा ओके। नहीं ऑन वाई, हाँ हाँ ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इसमें शाहरुख खान, एक्ट्रेस जूही चावला वगैरह की है इसमें। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि, भाई मान सकते हैं कि केकेआर की टीम है ना? और इसका, अरे यार तुम अभी एग्जांपल देखना कैसा मस्त बनाऊंगा, क्या बात कर रहे है तू? अभी देख तू एग्जांपल, एबीएसएस में ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा मैं, है? अभी देख एग्जांपल, मजा आ जाएगा तेरे को। बड़े बार देखना, बाहर कोई पेरेंट्स तो नहीं है, बस एक बार देखिए। छोटी सी, ठीक है, ये तो बस 5 मिनट में बैच ओवर होने वाला है। जरा, चलो मान लो ये है कैटरीना कैफ, बात की लोगी। मान लो ये पतले मुंह वाला है शाहरुख खान, डीएसआर के, द ब्लडी ब्रांड, ठीक है, ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान की एक टीम है,
उसका नाम है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। बात क्लियर हो गई? KKR दीदी क्लियर है? अब पता क्या है, शाहरुख खान ना अपनी टीम के लिए ना एक बढ़िया सा सॉन्ग, एक बढ़िया सा गाना बनवाना चाहता है, ठीक है ना। और वो चाहता है कि मैं उस गाने में मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो नाचे ही, लेकिन सबसे फ्रंट में नाचे कैटरीना कैफ। समझ गए? तो शाहरुख खान गया किसके पास? कैटरीना कैफ के पास। और कैटरीना कैफ से उसने पूछा नाचोगी? हंसने वाली बात क्या है उसका, ठीक है। तो शाहरुख खान ने पूछा कैटरीना कैफ से नाचोगी, ठीक है। तो कैटरीना कैफ ने बोला व्हाट डू यू मीन बाय नाचूंगी? ऑफ कोर्स नाचूंगी। हाउ मच? तो कैटरीना कैफ ने बोला 15 करोड़। शाहरुख खान ने बोला दिए, नाचना मेरे तरीके से है। दिल में मेरे है दर्द। ठीक है, शाहरुख खान ने 15 करोड़ देते मान लीजिए चलो कैटरीना कैफ को, और 5 करोड़ में गाना शूट हुआ। शाहरुख खान के लग गए भैया 20 करोड़। क्लियर? अब शाहरुख खान को पता है ये जो गाना है वो टीवी पे दिखाया जाएगा 5 साल के लिए। कितने साल तक? 5 साल तक। तो मुझे बताओ क्या ये 20 करोड़ का खर्चा 1 साल के लिए हुआ, 5 साल के लिए हुआ है? बुद्धि लगा पा रहे हो ना अपनी? ठीक है। तो राशि दीदी हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हम 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं 5 सालों के लिए, यानी कि एक तरीके से हर साल का कितना खर्चा बैठ कर राशि दीदी? 4 करोड़। तो 20 से डिवाइड कर दिया, 4 करोड़ ईच। बोलो हाँ, ये ना क्लियर ही नहीं है? इसमें करते क्या आप समझना जरा बातों को। देखो जी, ध्यान समझना। जीरो का मतलब है कि अभी 1 साल हुआ नहीं है। ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, और ये लास्ट 5वां। यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4 एंड 5। फिर वो आगे चलो। अब देखो मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे पास है राशि दीदी पैसा कितना क्या है मेरे पास है? शाहरुख खान के पास है 20 करोड़। लेकिन शाहरुख खान पता क्या कह रहा है? देखो 20 करोड़ मेरा इस ईयर का, 20 करोड़ मेरा इस ईयर का खर्चा नहीं है, ये पूरे 5 साल का खर्चा है। तो मुझे 5 साल में क्या करना है? बांटना है। तो शाहरुख खान पता क्या करेगा? सुनो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होगी? वो बोलेगा कि मैं एक्सपेंस कितना मानूंगा, मैं 20 में से एक्सपेंस मानूंगा खाली कितना? 4। तो सर ये 16 करोड़ कहाँ जाएगा? 16 करोड़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? चलो 4 करोड़ को तुम खर्चा मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 करोड़ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो पता है ये बोला जाता है कि 16 करोड़ को क्या करो? एसेट मान लो। क्या मान लो? एसेट। ठीक है ना? एसेट क्यों? मान लो कि ऐसी एसेट है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, इस साल नहीं आया। इस साल खाली कितना बेनिफिट आएगा? 4 करोड़ का, बाकी का बेनिफिट आने वाले साल में आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है मेरे बच्चे? अब जैसे ही अगला साल आएगा, हाँ बेटा प्रागुन, अगला साल आएगा तो सेकंड ईयर में फिर कितना दिखा दोगे? यहाँ 4 खर्चा मान लोगे, और बाकी कितना बच जाएगा? यहाँ 12। फिर जब अगला साल आएगा तो यहाँ कितना दिखा दोगे? 4। यहाँ कितना रह जाएगा? 8। फिर जब अगला साल आएगा यहाँ कितना दिखा दोगे? यहाँ कितना रह जाएगा? 4। फिर जब अगला साल आएगा यहाँ कितना दिखा दोगे? 4। और ये एसेट हो जाएगी 0। तो बताओ हाँ या ना? तो क्या हुआ कि खर्चा धीरे धीरे बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बोलो हाँ या ना। तो पता है मेरे बेटा ये तुम कर क्या रहे हो? ये जो मैंने तीर चला रखे ना, तीर चलाओ ना नैनो से बांध रहे, जान ले लो ना जान रहे। बोलो हाँ या ना? ये गाना सुना तुमने? नहीं सुना गाना? अबे यार तुम्हारा बचपन कैसे बर्बादी का बीता है? सुना चलाया गाना तूने? गाना चलाया है मैंने टम्पू में। इधर देखो तो मेरे बेटे ये जो पता तुम कर रहे हो, सुनो सुनो ये गलत मैंने लिख दिया, 3 गलत चला दिया मैंने भी। देखो ये जो 16 करोड़, फिर 16 से 12, फिर 12 से 8, फिर 4, ये जो तुम कर इसे बोलते हैं डेफर्ड ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? ये डेफर्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो। क्या बोल रहे हो मेरे बेटे जी? डेफर्ड ट्रीटमेंट। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट आएगा ना। डेफर्ड का मतलब ये है कि खर्चा तो 20 हुआ था, लेकिन मैंने माना कितना है? 4। 16 करोड़ को फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 4 मैंने खर्चा माना, 12 को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 12 में से 4 खर्चा माना, 8 को फ्यूचर में कैरी कर दिया। 8 में से 4 खर्चा माना, 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 4 को खर्चा माना, 0 हो गया। आया समझ में? नहीं आया? तो डेफर्ड का मतलब कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर।
मैं एकदम से सभी चीजों को खर्चा नहीं मानता, थोड़ा थोड़ा अमाउंट फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करता रहता हूं, ये मान के कि इन खर्चों का बेनिफिट मुझे भविष्य में मिलेगा। आया से ये मेरे शब्दों को ना, ये मान के कि इन खर्चों का बेनिफिट मुझे भविष्य में मिलेगा। अब सुनो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने तुम्हें एसेट पढ़ाई है, कौन कौन सी, नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। मैंने बोलता एक नहीं पढ़ाई है मैंने तुम्हें, फिक्सटिशियस एसेट। तो मैंने बोला था मैं भविष्य आगे पढ़ा दूंगा। तो वही बात है जिसे तुम डेफर्ड कह रहे हो ना, डेफर्ड, ठीक है ना। देखो तुम डेफर्ड ये तो कर रहे हो, तुम डेफर्ड कैसे कर रहे हो, 16 को फिर 12 को 8 को, इसे क्या 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 डेफर्ड कर रहे हो, एसेट मान के। तो दीदी पता क्या है ये कौन सी एसेट है, फिक्सटिशियस एसेट है। आया समझ में नहीं आया, पता है फिक्सटिशियस का मतलब क्या होता है, बनावटी एसेट। कौन सी एसेट दीदी, बनावटी एसेट। मतलब ऐसी एसेट, राशि दीदी, ऐसे एसेट जिसे मैं एसेट मान तो रहा हूं लेकिन ये एसेट है नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि एसेट का मतलब है बेनिफिट आएगा ही आएगा, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एवीएसएस का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो तुम्हें दिख रहा है ना कि हाँ भैया हमें इस पैनल का बेनिफिट मिल रहा है, एक अच्छी से रिकॉर्डिंग हो पा रही है, ये जो सिस्टम आपने लगा रखा है ना, इससे आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो, ये और बच्चों को और आपके लिए बड़ी मतलब ऐप के लिए यूजफुल है कि फ्यूचर में अगर हमें देखनी होगी तो हम देख सकते हैं। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। यानी कि इसका बेनिफिट तुम्हें नजर आ रहा होगा, एसी का, फर्नीचर का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का बेनिफिट नजर आ रहा होगा। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन मुझे बताऊँ, सपोज मान के चलो अगर मैंने सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दी, मतलब वही एडवर्टीजमेंट, जैसे KKR का मालिक शाहरुख खान अपनी टीम का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मान लो एवी स्मार्ट स्टडी के मैंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए सड़कों पे और बहुत सारा पैसा ठोक दिया, तो क्या बच्चा भर भर के आएगा, गारंटी है? मतलब बच्चा सड़कों पे देखेगा, ओ माय गॉड एवीएसएस का, एवीएसएस यही तो जाना था, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये बनावटी एसेट है, इनका बेनिफिट पक्का, हम ये मानते कि बेनिफिट मिलेगा बट मिलने की गारंटी नहीं है। दैट्स व्हाई फिक्सटिशियस है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेनिफिट क्लियर है हमें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर बेनिफिट क्लियर है हमें, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर बेनिफिट मिलेगा, क्लियर है हमें, लेकिन इसका बेनिफिट होगा ऐसी गारंटी नहीं है। दैट्स व्हाई ये फिक्टिशियस है, बनावटी एसेट। आया समझ में नहीं आया? और बनावटी एसेट का मतलब यही होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दिखने में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट बार बार होता है, तो दिखने में तो ऐसा होता है क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, इनकम कमाने के लिए कि भाई मार्केट में सुर्खियों में रहेंगे, लोगों को दिखते रहेंगे, हाँ ये ना, हमारी मार्केट में एग्जिस्टेंस बनी रही, इसलिए करते हैं। तो दिखने में खर्चा रेवेन्यू जैसा होता है, बट क्योंकि ये खर्चा कई बार बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है तो इस खर्चे को हम कई सालों में तोड़ देते हैं। एक साथ एक बार में खर्चा नहीं मानते, धीरे धीरे खर्चा मानते हैं। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ही नहीं है? कोई दिक्कत है इस बात में? बोलते फटाफट से हाँ या ना। क्लियर हुई मेरी बात? बस आइए मान के चलो अब जो कुछ बच भी रहा होगा तो वो बस अगली क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म होगा और एक नई रिकॉर्डिंग के साथ एक नया चैप्टर शुरू भी करेंगे। क्लियर नहीं है? आज के धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।